और इस सेट की जो है वो एवेल्युएटर ने मुकर्रर की और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। उसके बाद ये जो तोहफा था इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का। 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। ये है इस कहानी की सारी रवादात। अब रात को जो इन्होंने जियो वालों ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जिस तरीके से उमर ज़हूर नाम के एक आदमी को पेश किया और उसे कहा कि ये इस घड़ी का बायर है। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है वो फरा गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए और ना ही ज़ाहिर है इसका उनसे कोई ताल्लुक़ है। और अब रात को मैं सुन रहा था जो एहसन सलीम गुजर हैं जो खामंद हैं इनके फरा बीबी के, उन्होंने रात को ये वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि वो इस शख्स से कभी नहीं मिली, उमर ज़हूर से। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में क्रिमिनल केसेस में। खुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उमर ज़हूर नॉर्वे को छोड़ के वो दुबई में आकर रहने लगा और दुबई में भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नोटोरियस है। बाद में वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में एक मॉडल सोफिया मिर्ज़ा से उमर ज़हूर ने शादी की। सोफिया मिर्ज़ा और उमर ज़हूर का जो केस है वो इस वक्त अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, एक निजी मामला है। और बहरहाल ये सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जो उमर ज़हूर रात को कह रहे हैं कि उन्होंने $2 मिलियन जो है वो इसके अदा कर दिए घड़ी के, सिर्फ एक छोटी सी IDFC में कॉर्नर शॉप है जो भी जुल्फ़ी जो है मेरा ख्याल उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे एवेल्युएशन के ऊपर। उन्होंने पहली बात तो ये आप देखिए कि ये जो तोहफे हैं ये 2018 के में जो है वो ख़रीद किए गए। इसकी एवेल्युएशन जो है वो IDFC की एक कॉर्नर शॉप के ऊपर से इन्होंने कराई और उस कॉर्नर शॉप के ऊपर कहने के ऊपर इसको कहा कि ये $2 मिलियन में जो है वो मैं ख़रीद रहा हूँ और $2 मिलियन अदा कर दिए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम को 10 लाख रुपए महीना अपने दोनों बेटियों के लिए देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 10 लाख रुपया महीना जो है वो अफोर्ड कर सकूं। लेकिन बहरहाल उमर ज़हूर की जो अपनी हिस्ट्री है वो बहुत शेडी है। यहाँ से भी जाली कागजात के ज़रिए वो अपने बच्चों को दुबई लेके गए और शहजाद अकबर से जो उन्होंने कहा कि मुझे शहजाद अकबर ने फ़ोन किया है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो शहजाद अकबर से उमर ज़हूर की एक तवील मुखासमत रही है क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटीरियर डिपार्टमेंट है वो इसको जो है उमर ज़हूर को पाकिस्तान में बुलाना चाह रहे थे। वहाँ पे वो समन्स भेजते थे लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। इंटरेस्टिंगली जो ही हुकूमत बदली, एक तो शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ और फिर रिजवान हमारे जो FIA के डायरेक्टर थे उनके ख़िलाफ़ एक FIR कट गई कोसार थाने में और उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही उमर ज़हूर के जो ही शहजाद अकबर और रिजवान शहीद के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एक FIR कटी, उसके फ़ौरन बाद जो उमर ज़हूर है उसका नाम ECL से हटाया गया। ECL से हटाने के बाद 1 महीने के अंदर उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ये $2 मिलियन जो हैं वो मैंने अदा किए हैं। अब इन तमाम हालात के पेश नज़र हमने ये फ़ैसला किया है हम उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं और जंग ग्रुप के ख़िलाफ़
हम लंदन में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, हमें तो पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जिस तरह रात को CNN पे भी आपने सुना, अरशद शरीफ की वालिदा और उनकी बेगम जो हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से हमें इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को भी लंदन में जाके केस करने पड़ते हैं और यहाँ पे करना पड़ते हैं, तो हमारा एतमाद का जो लेवल है यहाँ के अदालती निज़ाम के ऊपर, वो क्या रह गया है। 4 दिन तकरीबन 1 हफ्ते से हमारे सेनेटर्स जो हैं वो बेचारे सड़कों के ऊपर हैं और चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करिए, अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है, आज़म सवाती के साथ जो ज़्यादती हुई है और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, उसके ऊपर नोटिस ही ले लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहरहाल यहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हमने फ़ैसला किया है कि लंदन में हम न्यूज़ ग्रुप के ख़िलाफ़ और दुबई में उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। कुछ ऐड करना चाहें? इसमें मैं 3 पॉइंट्स जल्दी से आपको ऐड कर देता हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने आपको तोशाखाना के लॉज आपको बताए हैं कि 20% पे इनके ख़रीदा है और आगे जाते हुए हम इंग्लैंड में भी, बाहर मुल्कों में भी केस करेंगे मीडिया हाउसेस पे, चाहे जंग ग्रुप हो या समा ग्रुप हो। लिहाजा उसके बावजूद भी कोई भी इनके जो शोज़ हैं उन्हें ये नहीं उठाया कि जी जो चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है, तोशाखाना के रूल्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक गाड़ियाँ आसिफ अली ज़रदारी के पास भी मौजूद हैं इस वक्त और नवाज शरीफ के पास भी मौजूद है इस वक्त। और स्पीकर ऑफ द हाउस राजा अशरफ ने वापस मुझे एक रेफरेंस जो मैंने फ़ाइल किया था लिखा कि ये नहीं कि उन्होंने ये ख़रीदी नहीं है या उन्होंने ये ली नहीं है या उनके पास ये है नहीं, डिनाइल कोई नहीं आया। उनके डिफेंस ये आया कि जी उस वक्त वो MNA नहीं थे, माशाल्लाह से वो मुल्क के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी नहीं कि MNA लेवल थे, मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे वो बैठे हुए थे जब उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी जो तोशाखाना के रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एंटीक्स एंड कार्स बिलोंग टू द कैबिनेट पूल। तो एक तो ये बात कि वहाँ कोई शोज़ नहीं हो रहे, वहाँ कोई जियो पे घंटे घंटे के शोज़ नहीं हो रहे कि ये गाड़ियाँ किधर हैं। जहाँ तक इस सेट की बात है, इस सेट की 2 चीज़ें जो मज़ेदार हैं जो उमर साहब ने जो की थी, वो ये है कि सबसे पहले जैसे फवाद भाई ने आपको बताया कि ये एक छोटी सी दुकान जिसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि दुकान से कम एक वेबसाइट है ज़्यादा, और उससे एक वैल्यूएशन जो इन्होंने बनाई है इस सेट की, वो बनाई है $12 मिलियन की। प्रोग्राम से 1 घंटा पहले, और प्रोग्राम से 1 घंटा पहले, और उस वैल्यूएशन पे जो तारीख लिखी हुई है वो 15 नवंबर है। तो उसी वक्त प्रोग्राम से पहले किसी अपने फ्रॉडी दोस्त को, पंटर को कॉल करके जल्दी से ये वैल्यूएशन 12 मिलियन की बनाई। मैं वाज़ेह तौर पे नेशनल टेलीविजन पे चैलेंज करता हूं कि ग्राफ की कई दुकानें हैं दुबई में इस वक्त, हमें वहां से वैल्यूएशन, मीडिया भी आए, हम भी आते हैं, वहां बैठ के वैल्यूएशन कर लें, पहली बात। दूसरी बात यह भी मैं आपको पॉइंट देना चाहता हूं कि जिस डीलर को ये 5 करोड़ 70 लाख में ये बेचा गया, और मेरी इत्तला के मुताबिक उस डीलर ने इसको सेट को आगे बेचा है शायद इन्हीं हजरात को, वो 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है। और वो डीलर भी जो था, उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी मुल्क से भागे हुए हैं, वो भी दुबई में है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गई तो FIA ने उस ज्वेलर के जो डीलर होता है उसको भी उठा लिया था, उसको अंदर भी किया हुआ था काफ़ी देर से। उसके बाद जब उसको छोड़ा तो वो मुल्क डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है। तो उनसे भी इंशाल्लाह आज राब्ता होगा और हकायक पता चल जाएंगे कि उन्होंने किसको बेचा, एग्जैक्टली कितने के बेचा। लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है वो 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है, और उस डीलर का नाम भी पता है, उनका नंबर भी पता है, उनको दुबई में उनका अता पता भी पता है। तो इंशाल्लाह ये भी हकायक सारे सामने आ जाएंगे, तो ये झूठ भी आपके सामने अनअर्थ हो जाएगा। तीसरी चीज इसमें आखिर में ये कि दुबई इस दुनिया में शायद सबसे एक बेहतरीन सेफ सिटी है। हर
कोने पे आपके पास कैमराज हैं, और ख़ास तौर पे एक आदमी जो अपने आप को एक मल्टी मिलियनेयर डिक्लेयर करता है, उनके दफ्तरों के लॉबीज़ में, उनके दफ्तरों में हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं इनके ये जब भी चाहे ले सकते हैं क्योंकि उनका ऑफिस है। लेकिन ये डिक्लेयर करना कि फरा बीबी उनके पास आई है और उन्होंने पैसे लिए हैं, तो उनके पास एटलीस्ट लॉबी की एंट्रेंस की तो तस्वीरें होंगी या वीडियो होगा, कोई एक चीज नहीं है। दूसरी चीज, आप सब यहां बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आप 1 लाख की चीज भी खरीदे, आप रसीट लेते हैं, कुछ लेते हैं कि ये किसी और की मालकियत पे ना आए। इन साहब ने $2 मिलियन कह रहे हैं कि हमने निकाल के दे दिए बगैर किसी रसीट के, बगैर किसी कॉन्फर्मेशन के, बगैर किसी प्रूफ के, और खुद टीवी पे कह रहे हैं कि मेरे पास कोई इस पे प्रूफ नहीं है। तो इस घड़ी की मैंने आपको वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इस घड़ी की, इस पूरे सेट की इंशाल्लाह आपके सामने एक असल वैल्यूएशन भी रखी जाएगी, और जो डीलर है जिसको बेचा भी गया था उनसे भी पता चल जाएगा कि आगे किसको इन्होंने बेचा था, कि ये इंसान थे या नहीं। और इसमें आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इनको जो ECL से, इंटरपोल लिस्ट से भी जो निकाला गया, 15 अक्टूबर का अनाउंसमेंट थी, तो ये आप कह सकते हैं 12 या 15 अक्टूबर के लगभग इसके बीच में से उनको निकाला गया, और उसके 1 महीने के अंदर अंदर इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। जो इसमें आगे शरीन मजारी साहबा इसमें तफसील से बात करेंगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस 1 महीने की क्रोनोलॉजी अगर आप उठा के देखें, कस्टोडियल टॉर्चर से लेके प्रेस के ऊपर, खान साहब के ऊपर हमला, अरशद शरीफ साहब की शहादत, अब ये इस पूरी सर्कस की अगर आप क्रोनोलॉजी उठा के देखें 31 दिन के अंदर क्या 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 हुआ है, तो हर चीज वाज़ेह हो जाएगी कि ये कौन सी सर्कस है और इसका रिंग मास्टर भी कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, जैसे जिधर जुल्फी ने ख़त्म किया, कि ये सर्कस जो बनाई जा रही है इसके अब सारे ताने बाने मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अरशद शरीफ की शहादत इसी के साथ मिलती है। ये आपको अगर आप अरशद शरीफ की ट्वीट्स देखें तो उन्होंने इस शख्स के खिलाफ ट्वीट्स की थी, उनकी तकरीबन मेरे ख्याल में आखिरी 3-4 ट्वीट्स में थी इनके खिलाफ भी। इसके लिंक्स आप देख लें किधर किधर हैं क्रुक्स के साथ, क्योंकि इसकी कई मुल्कों में ही इज़ अ वांटेड मैन। ये उमर फारूक जो भी है इधर भी वांटेड था। आपने पहले खुद FIA ने, डॉक्टर रिजवान ने ख़त लिखा कि इसको वापस बुलाया जाए, इसके खिलाफ केसेस हैं, फिर खुद ही ना जाने किस तरह वो केसेस भी वाइट वॉश हो गए, जैसे आजकल सब क्रिमिनल्स के हो रहे हैं इधर जो कि ताकतवर हैं, और उसकी इंटरपोल से भी हट गया और उसको ECL से भी हटा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे कनेक्टेड हैं। मैं तो समझती हूँ क्योंकि अब ये शख्स वापस आ गया है, तो जो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करवाएगी अरशद शरीफ के शहादत के ऊपर, उसमें इस शख्स को भी बुलाया जाए। इसके कनेक्शन जरूर बनती है, किसने दुबई से निकलवाया, किसने इसको कीनिया, अरशद शरीफ को किसने कीनिया का सजेशन दिया, क्या लिंक्स थे। तो एक तरह से ये अच्छा हो गया कि ये क्रिमिनल एक सामने आ गया है, इससे अब ये सवालात पूछने चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि पता नहीं क्यों सारी कौम भूल गई है, जो यूसुफ रजा गिलानी की बीवी ने एक हार जो कि फ्लड विक्टिम्स के लिए था वो चोरी कर लिया, अपने लिए रख लिया, कोई सवाल नहीं उठ रहा। ये क्या कहते हैं कि ये जो गाड़ियां इलीगली ली गई तोशा खाना से, और क्या चीजें, और सवाल ये उठता है कि तोशा खाना के रूल्स सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल हैं। तो मेरा सवाल है कि मिलिट्री लीडर्स जब जाते हैं और उनको ऑफिशियल गिफ्ट्स मिलती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है तोशा खाना में, और उन्होंने किस तरह डिपॉजिट किए, अगर खरीदे तो किस तरह किए, अपने टैक्स रिकॉर्ड में दिखाए, कैपिटल गेन्स टैक्स दिया। ये सवाल बहुत अब लाजमी हो गया है, क्योंकि ये जो पूरा सर्कस किया जा रहा है, हमें भी पता है ताकतवर और कौन सी ताकतवर कुव्वतें हैं जो ये करवा रही है सारा तमाशा। इमरान खान के खिलाफ जब उनको कोई नहीं मिला तो अंदाजा लगाए कि एक क्रिमिनल को लाके वो उससे एविडेंस इमरान खान के खिलाफ दिलवा रहे हैं। ये होता है डेस्परेशन। जब आपके पास कुछ ना मिले तो आप पैनिक में
गलतियां करते हैं। और यही गलती की कि एक शख्स जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो क्रिमिनल है, और सिर्फ हमारी नजरों में नहीं, नॉर्वे वगैरह में उसके खिलाफ वो है FIRs वगैरह है, ही इज वांटेड, वो जा नहीं सकता। बल्कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये नॉर्वेजियन सिटीजन था, ड्यूल नेशनल था, इसकी नेशनैलिटी उन्होंने बंद खत्म कर दी नॉर्वे की आफ्टर हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो मतलब है कि खुदारा इतना अपने आप को एक्सपोज ना करें ये ताकतें कि अब वो क्रिमिनल से डीलिंग कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, किसी तरह कुछ उनको मिल जाए इमरान खान के खिलाफ। असल मसला इनका यह है कि कौम कोई झूठ इनका नहीं मानने के लिए तैयार, जो मर्जी ये करते जाए, सारी स्कीम्स इनकी फेल हो रही है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हकीकी आजादी के मार्च में आप देख रहे हैं लोग निकलते आ रहे हैं, हालांकि खान साहब खुद नहीं उधर मौजूद। इसका मतलब है कि अब अगला मुझे नहीं समझ आई, कोई किसी कातिल को ही ले आएंगे अब एविडेंस कोई देने के लिए जियो पे या समा पे, क्योंकि इनके पास कोई चीज है नहीं। और अगर ये रियासत का हाल है कि रियासत इस नीच लेवल पे उतर आई है, तो बड़ा अफसोस है। पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं, एक ये जोकर जो प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है, और एक अब ये रियासत अपनी खुद तबाही कर रही है। रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम पीछे खड़ी हो, और जब रियासत जो उनके काले भेड़ है रियासत में, उनकी अकाउंटेबिलिटी कराए। अगर आप ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो रियासत मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी। ये मुझे समझ नहीं आती। बड़ी आसान बात है, हर शहरी को ये समझ आएगी बात, रियासत को क्यों नहीं समझ आ रही ये बात। ये सवाल उठना चाहिए कि अब ये हाल हो गया पाकिस्तान की रियासत का कि जो क्रिमिनल फिर रहे बाहर मुल्क से, उसको पकड़ के आप उठा लें और गलत इवैल्यूएशन पेपर्स, गलत काम करवा के किसी तरह उसे कहें बस इमरान खान के खिलाफ कुछ कह दो, सारे तुम्हारे जराइम माफ है। ये अब होने वाला है। शुक्रिया। एक एक करके करते हैं। ट्वीट के हवाले से अरशद शरीफ ने मरहूम ने लास्ट यही मुतालबा किया था, पूछा था कि तोशा खाना में मिलिट्री वालों ने कुछ जमा कराए। आप पाकिस्तान में बैठ के ये बात कर रहे हैं, पहले भी आपको उठाया गया था। आप अपनी जान को आप फिर थैली में रख रहे हैं पाकिस्तान में। फवाद चौधरी साहब, पंजाब में आपकी हुकूमत है, पंजाब में सवाल हो गया ना, वो कह रहे हैं आपको डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए? पंजाब में आपकी हुकूमत, पहले सीडी को जवाब तो दे दो। पहले इनको जवाब, मुझे जवाब देने देना। आप कह रहे हैं डर नहीं लगता। देखें, यही तो वो चाहती है रियासत कि हम कुछ बोल दें तो हम पे तशद्दुद करें, हम पे या एब्डक्शन कर दें, या कस्टोडियल टॉर्चर कर दें, या कोई वीडियो कहीं बनवा के डाल दें, और या फिर एंड में क्या करेंगे, हमें कत्लेआम कर दें। तो रियासत का मेरा यह है, कितने लोगों को आप कत्ल करेंगे, कितनों को आप अबडक्ट करेंगे। आपकी ये चीजें अब वाजे हो गई हैं पूरी दुनिया में। आप कितनी बदनामी चाहते हैं पाकिस्तान की? खुदारा कुछ पाकिस्तान का ख्याल करें, अपने एम्बिशंस को अलहदा रखें, पाकिस्तान के लिए खुदा के वास्ते अब कुछ करें। और ये खौफ जो आप फैला रहे हैं सब में, कितनी देर आप ये खौफ फैलाते रहेंगे और गलत काम करते रहेंगे? एक बुशरा बीबी के आसपास दर्जनों खवातीन होगी, लेकिन फरा बीबी का नाम क्यों मंजरेआम पर आ रहा है? एक जब आपकी हुकूमत खत्म होती है तो एक खुसूसी तैयारे पे फरा बीबी मुल्क से बाहर क्यों जाती है? और अगर गिलानी साहब के, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के तोशा खाना तहाइफ बेचना गलत है, तो क्या इमरान खान के सही है? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले शुरू यहाँ से किया है कि सवाल करना तो तमाम से ज़रूरी है। तरीके इंसाफ जब ये बात करती है कि दूसरों का एहतसाब होना चाहिए, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा एहतसाब नहीं होना चाहिए, तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो एक, चूँकि इमरान खान के ऊपर कोई है नहीं चीज़, कोई चीज़ मिल नहीं रही, तो एक चीज़ को इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है ना वो 1122 बना हुआ है PDM की। वो जो ही कोई मसला होता है वो इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन करते हैं, वो वारंट शुरू कर देता है कार्रवाई। सो इसलिए ये एक इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है स्पेशली, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप को एक एड प्रोवाइड करने के लिए। उसकी वजह से ये इश्यूज जो है बन रहे हैं। जो सवाल है, जो डॉक्टर मज़ारी ने, जुल्फ़ी ने आपके सामने ये बात रखी
कि देखिए 100% आपने इमरान खान की घड़ी का सवाल हो गया, 3.5 करोड़ रुपया बड़ी रकम है, इसको ज़रूर इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो अरबहार रुपए के गिफ्ट्स जो हैं, जो नवाज शरीफ, जरदारी और बाकी लोगों को मिले हैं, वो भी तो कहीं पे काउंटेबल होने चाहिए ना। अब जो नेकलेस है या जो घड़ियां हैं या जो कारें हैं, आप जो हमारा इंफॉर्मेशन जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो इदारा है, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो 3 दफ़ा ऑर्डर कर चुका है कि आप 1947 से लेके अब तक जो लोगों ने गिफ्ट्स लिए हैं वो आप पब्लिक, ये एक इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है स्पेशली, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ मीडिया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए DPN News HD।